हेलो गाइस। अगर आप एआई या टेक स्पेस में हो तो आपने एक टर्म पिछले कुछ महीनों में कई बार सुना होगा, दैट इज रैग। हर कोई इसके बारे में बातचीत कर रहा है। आखिर ये होता क्या है और क्यों हर एक बड़ी कंपनी अपने एआई सिस्टम्स में इसका यूज कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम नो फ्लफ डीप डाइव करेंगे और जानेंगे कि रैग होता क्या है और उसके अंदर तक जाके समझेंगे कि काम कैसे करता है। हम समझेंगे कि ये है क्या और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और लोग अक्सर कहां गलती करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट 10 ऐसे एडवांस रैग पैटर्न्स जो आपको 2026 में आने ही चाहिए। और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको रैग A to Z समझ आ जाएगा और आप प्रोडक्शन रेडी एआई एप्स बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन और चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं रैग होता क्या है। तो सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करिए कि आप एक ओपन बुक एग्जाम दे रहे हैं और आपको पूरा बुक रटना नहीं है, लेकिन आपके पास आपके टेक्स्ट बुक और नोट्स हैं। तो जब भी कोई टफ क्वेश्चन आता है आप अपने नोट्स ओपन करते हो, रेलिवेंट पेजेस पे आप जाते हो, डॉक्यूमेंट्स को सर्च करते हो और उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के अपने आंसर को लिखते हो। आप कुछ भी मेकअप नहीं करते हो, कुछ भी अपने हिसाब से फेक आंसर नहीं लिखते हो। आप एक्चुअल सोर्स मटेरियल के पास जाते हो और वहां से इंफॉर्मेशन निकाल के अपना आंसर बना के लिखते हो। तो रैग दैट इज रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल दैट इज एलएलएम के लिए एग्जैक्टली यही काम करता है। तो नॉर्मल एलएलएम्स जैसे चैट जीपीटी, क्लाउड बहुत स्मार्ट होते हैं, वो रीजन कर सकते हैं, वो लिख सकते हैं, लेकिन उनकी नॉलेज की भी एक कट ऑफ होती है, एक कट ऑफ डेट होती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उनके पास आपके पर्सनल डेटा का कोई एक्सेस नहीं होता। उन्हें नहीं पता कि आपकी कंपनी का इंटरनल डेटाबेस क्या कहता है या आपका पर्सनल प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है उसमें क्या इंफॉर्मेशन है। उनके पास नॉलेज की एक कट ऑफ होती है। तो रैग दो चीजों को एक साथ लाता है। पहला हो गया एक रिट्रीवल सिस्टम जो आपके डेटा में से राइट इंफॉर्मेशन निकाल कर देता है, ढूंढ कर निकालता है, दैट इज रिट्रीव करता है। और दूसरा हो गया जनरेशन सिस्टम, यानी कि एलएलएम, जो कि उस इंफॉर्मेशन को यूज करके इंटेलिजेंट आंसर्स जनरेट करता है। तो ये हो गया रैग का आर मतलब रिट्रीवल सिस्टम, जी मतलब जनरेशन सिस्टम। तो जब हम रिट्रीवल ऑगमेंट करते हैं जनरेशन में तो वो बन जाता है रैग। और कोई कूल ट्रिक नहीं है दोस्तों, आज के टाइम पर हर सीरियस इंटरप्राइज एआई एप्लीकेशन, चाहे वो कस्टमर सपोर्ट बॉट हो या लीगल डॉक्यूमेंटेशन एनालाइजर हो, रैग के फाउंडेशन पर ही बनी है। तो आगे बढ़ने से पहले दो बहुत ही बड़े मिथ्स को क्लियर करते हैं जो कि इंटरनेट पे फैलाए जा रहे हैं आजकल। सबसे पहला चीज कि रैग इज डेड। कई लोग कहते हैं कि एलएलएम्स अभी भी हेलुसिनेट करते हैं, मतलब गलत आंसर्स देते हैं, तो रैग फेल हो गया। तो ये 100% गलत नहीं है। रैग कोई एक सिंगल टेक्नोलॉजी नहीं है जो मर जाएगी, ये एक आर्किटेक्चरल पैटर्न है जो इवॉल्व होता रहेगा। हम आगे करेक्टिव रैग और एजेंटिक रैग की बात करेंगे जिन्होंने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है। अब आते हैं अपने दूसरे मिथ पर कि बड़े कॉन्टेक्स्ट विंडोज ने रैग को खत्म कर दिया है। अब मॉडल्स जिनके कॉन्टेक्स्ट विंडोज 1 मिलियन टोकन्स हैं, जो एक साथ 1 मिलियन टोकन्स को प्रोसेस कर सकते हैं, तो लोग पूछते हैं कि मेरा सारा डेटा प्रॉम्प्ट में ही क्यों ना डाल दूं मैं, रैग की क्या जरूरत। तो इसके 3 सिंपल रीजन हैं। सबसे पहला रीजन है कि कॉस्ट। अब हर बार 1 मिलियन टोकन्स को प्रोसेस करना बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली महंगा पड़ सकता है। बिल देखते ही भाई इंसान को चक्कर आ जाएगा, भाई हर हमारा जो सिस्टम प्रॉम्प्ट हम भेज रहे हैं वो 1 मिलियन टोकन्स का है, हर बार प्रोसेस कर रहा है, तो बहुत ज्यादा कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट दूसरी चीज है लेटेंसी। अब सारा डेटा एक साथ पढ़ने में एआई को बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि एआई को एक बार में भेज दिया उसने फिक्स टाइम में आंसर दे दिया। जितना बड़ा कॉन्टेक्स्ट विंडो होगा उतना ज्यादा उसको टाइम लगेगा और नॉर्मल यूजर इतना ज्यादा वेट नहीं करेगा। और थर्ड, जो कि जिसको कहते हैं लॉस्ट इन द मिडिल। रिसर्च ये दिखाती है कि जब आप एलएलएम को बहुत सारा इरेलेवेंट डेटा, मतलब कचरा डेटा दे देते हो, तो उसकी एक्यूरेसी गिर जाती है। मतलब अगर उसे पूरे बड़े 100 पेजेस के डॉक्यूमेंट में से उसका सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो यूजर ने क्वेश्चन पूछा उसमें से सिर्फ एक पैराग्राफ का था, बट उसको हजारों हजार पैराग्राफ साथ में और चलेंगे जो कि उससे इरेलेवेंट है, तो यहां पे एलएलएम्स हेलुसिनेट कर जाते हैं या उनका एक्यूरेसी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। अब चलते हैं कोर कंपोनेंट्स की तरफ, यानी आर्किटेक्चर पर। तो किसी भी रैक सिस्टम में 3 मेन स्टेप्स होते हैं और यहीं पर बेसिक डेवलपर्स और प्रो डेवलपर्स के बीच का डिफरेंस पता चलता है। तो सबसे पहला स्टेप है दैट इज इंजेक्शन एंड चंकिंग। अब आपने अपने पूरे 100 पेज के पीडीएफ को ऐसे ही सर्च नहीं करते हैं, आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में आपको उसको तोड़ना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं चंकिंग। ये चंकिंग भी 2 टाइप्स की होती है। सबसे पहली होती है नेव चंकिंग। नेव चंकिंग मतलब नॉर्मली हमने अपना डॉक्यूमेंट उठाया 500-500 वर्ड्स के पैराग्राफ्स को हमने चंक कर दिया।
अब इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर कोई भी सेंटेंस बीच में से कट गया तो उसकी इंफॉर्मेशन टूट जाती है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, कॉन्टेक्स्ट चला जाता है। अगर गलती से हमने ऊपर वाला रिट्रीव कर लिया रैग ने और आधा इंफॉर्मेशन उसका अगले पैराग्राफ में रह गया तो पूरा कॉन्टेक्स्ट मॉडल को नहीं मिलेगा। दूसरी जो चंकिंग होती है दैट इज प्रो लेवल चंकिंग, यानी सिमेंटिक या हायरार्किकल चंकिंग। यहां एआई समझता है कि टॉपिक कहां चेंज हो रहा है और उसके बेसिस पर चंक्स बनाता है। तो एक और बेस्ट टेक्निक है जिसको कहते हैं स्मॉल टू बिग रिट्रीवल, जहां आप छोटे चंक को ढूंढते हो पर एलएलएम को आंसर देने के लिए उसके आसपास का भी बड़ा कॉन्टेक्स्ट यानी पेरेंट चंक को भी उसके साथ दे देते हो, ताकि अगर बाई चांस भी अगर थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन ऊपर नीचे भी रह गया हो तो वो भी एलएलएम्स को चला जाए। नेक्स्ट पार्ट है एम्बेडिंग मॉडल्स। जब अब डॉक्यूमेंट्स चंक हो गए तो हम उन चंक्स को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल वर्ड्स में, सिंपल भाषा में देखा जाए, टेक्स्ट को नंबर्स यानी वेक्टर्स में बदल जो उस टेक्स्ट का मीनिंग कैप्चर कर। तो जब यूजर क्वेश्चन पूछता है तो हम क्वेश्चन को भी एम्बेडिंग्स में चेंज करते हैं, वर्ड्स में चेंज करते हैं, और जो हमारे पैराग्राफ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी एम्बेडिंग्स में चेंज करते हैं और मैथ्स के यूज करके सबसे क्लोजेस्ट वाले इंफॉर्मेशन को हम रिट्रीव कर लेते हैं। और थर्ड कंपोनेंट है वो है वेक्टर डेटाबेसेस। ये वो जगह है जहां पे आपके सारे एम्बेडिंग्स स्टोर होते हैं, यानी कि आपका जो जितना बड़ा भी डेटाबेस था, जितने भी वर्ड पैराग्राफ्स थे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, एक्सेल्स थे, एसक्यूएल डेटाबेस, सब कुछ को हम इस डेटाबेस में स्टोर करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गए पाइनकोन, VB8, क्रोमाडीबी, फायस, ये सारे वेक्टर डेटाबेसेस हैं। एक अच्छा वेक्टर डेटाबेस आपको फास्ट सर्च और मेटा डेटा फिल्टरिंग जैसे डेट या कैटेगरी के हिसाब से फिल्टरिंग करना, ये सब चीजों की पावर देता है। तो ये थे तीन कंपोनेंट्स ऑफ रैग। ओके, सो अब आती है इस वीडियो की मेन हाईलाइट, यानी कि 10 रैग पैटर्न जो आपको 2026 में आने ही चाहिए। तो सबसे पहला पैटर्न है दैट इज सिंपल रैग। तो यूजर क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन एक वेक्टर डेटाबेस से रिलेटेड डेटा निकालता है और फिर उसको प्रॉम्प्ट में डाला और फिर वो एक एलएलएम के पास जाता है, एलएलएम ने उसका आंसर दिया। तो ये बेसिक प्रोटोटाइपिंग के लिए अच्छा है पर प्रोडक्शन के लिए काफी नहीं है, ये बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट आता है रैग विथ मेमोरी। तो सिंपल रैग के ऊपर एक मेमोरी लेयर लगा देते हैं। इससे एलएलएम जो है वो अपनी पिछली चैट हिस्ट्री याद रखता है कि लास्ट हमसे यूजर ने क्या पूछा था, हमने क्या आंसर दिया था, तो इस हिसाब से वो और अच्छे आंसर्स दे पाता है। तो बेसिकली चैट बॉट और कस्टमर सपोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए ये एसेंशियल है मेमोरी। नेक्स्ट जो रैग है वो है ब्रांच्ड रैग। अब जब क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लेक्स हों, इसमें एलएलएम एक बड़े क्वेश्चन को मल्टीपल छोटे सब क्वेश्चंस में तोड़ता है, सबके लिए अलग अलग सर्च करता है और फिर एक फाइनल सबको क्लब करके एक फाइनल सिंथेसाइज्ड आंसर बनाता है। तो यह ब्रांच। अगला है हाइड रैग, दैट इज हाइपोथेटिकल डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग रैग। तो ये बहुत क्लेवर ट्रिक है। कई बार यूजर का क्वेश्चन छोटा होता है और डेटाबेस का टेक्स्ट अलग फॉर्मेट में होता है, मतलब क्वेश्चन जो यूजर ने पूछा वो अलग होता है, डेटाबेस में अलग फॉर्मेट होता है। तो हाइड में हम क्या करते हैं, एलएलएम से कहते हैं पहले इस क्वेश्चन का एक फेक हाइपोथेटिकल आंसर निकालो जो तुमको सही लगता है, फिर हम उस फेक आंसर का यूज करके डेटाबेस में सर्च करते हैं क्योंकि उसकी वर्डिंग एक्चुअल डॉक्यूमेंट से ज्यादा मैच करती है। तो ये हो गया हमारा हाइड। पांचवा जो पैटर्न है दैट इज एडेप्टिव रैग। ये भी काफी ज्यादा आता है। हर क्वेश्चन के लिए डेटाबेस सर्च करने की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई यूजर नॉर्मली पूछता है कि 2+2 क्या है, तो ये एलएलएम अपने से भी आंसर कर सकता है। इसके लिए रैग ऐसा नहीं कि जाके वेक्टर डेटाबेस में से खोजो ये आंसर है कि नहीं और फिर आंसर दो। तो वेक्टर डेटाबेस में क्यों जाना। एडेप्टिव रैग में क्या होता है, एक राउटिंग लेयर होती है जो कि डिसाइड करती है कि क्या सर्च करना है या एलएलएम ही डायरेक्ट रिस्पॉन्स दे सकता है। तो इससे कॉस्ट और स्पीड को भी बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है करेक्टिव रैग। करेक्टिव रैग क्या है कि क्या हो अगर कोई वेक्टर डेटाबेस गलत डॉक्यूमेंट निकाल के दे, इसको सी रैग भी कहते हैं। तो सी रैग में एक इवैल्यूएटर होता है, एक इवैल्यूएटर का कॉन्सेप्ट होता है जो कि चेक करता है कि निकाला गया डेटा क्वेश्चन का आंसर देने के लायक है या अगर क्वालिटी लो है तो क्वेरी को रीराइट करता है या डायरेक्टली वेब सर्च या इंटरनेट सर्च पर स्विच कर जाता है। नेक्स्ट पैटर्न है सेल्फ रैग। अब ये सी रैग का भी एक एडवांस लेवल है। इसमें एलएलएम खुद को ही स्कोर करता है कि वो आंसर लिखते वक्त रिफ्लेक्शन टोकन्स जनरेट करता है। जैसे क्या मुझे सर्च की जरूरत है, क्या ये पैसेज रेलिवेंट है, क्या मैं हेलुसिनेट कर रहा हूं। ये हाई स्टेक्स एप्लीकेशन के लिए बेस्ट है जिसमें खुद ही सेल्फ एनालिसिस करता है रैग। जो पैटर्न है हमारा वो है एजेंटिक रैग। आपने एजेंटिक हर तरफ सुना होगा। तो ये फ्यूचर ये है दोस्तों, यहाँ रैग एक वर्कफ्लो बन जाता है जहां एआई एजेंट्स एक ऑर्केस्ट्रेटर की तरह काम करते हैं। एलएलएम खुद डिसाइड करता है कि अब एपीआई कॉल करनी है, कब कोड रन करना है, कब इंटरनेट सर्च करना है, जब तक उसको परफेक्ट आंसर ना मिल जाए।
तो पूरा एक एजेंटिक सिस्टम की तरह जब रैग वर्क करने लगे तो यह है एजेंटिक रैग। नाइन्थ है मल्टी मॉडल रैग। अब मल्टी मॉडल रैग मतलब दुनिया सिर्फ टेक्स्ट से नहीं चलती, पीडीएफ में चार्ट्स आ जाते हैं, टेबल्स आ जाते हैं, इमेजेस आ जाते हैं। तो मल्टी मॉडल रैग विजन मॉडल्स का यूज करके इमेजेस और टेबल्स को भी एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करता है, ताकि आप चार्ट्स और ग्राफ्स के बेसिस पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपके पीडीएफ में इमेजेस हैं, टेक्स्ट हैं, टेबल्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे मल्टी मॉडल रैग। और लास्ट जो पैटर्न है दैट इज कॉल्ड एज ग्राफ रैग। ग्राफ रैग आजकल का सबसे हॉट टॉपिक है। स्टैंडर्ड रैग डेटा को एक फ्लैट लिस्ट की तरह देखा जाता है। जो नॉर्मल रैग का डेटा होता है एक फ्लैट लिस्ट की तरह होता है, लेकिन ग्राफ रैग आपके डेटा के ऊपर एक नॉलेज ग्राफ बनाता है। ये एंट्रीज जैसे लॉग, कंपनीज, प्लेसेस और उनके बीच का रिलेशनशिप एक मैप में बना देता है, मैप के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में बना देता है। तो अगर आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डेटा पॉइंट्स कनेक्ट करके आंसर निकालना है तो ग्राफ रैग स्टैंडर्ड सर्च को कंप्लीटली बीट कर देता है। ओके, तो ये थी रैग की पूरी कहानी। हमने समझा कि रैग क्या है, मिथ्स को बस्ट किया, कंपोनेंट्स देखे और 10 ऐसे आर्किटेक्चरल पैटर्न्स देखे जो एक्चुअली टॉप टियर के कंपनीज में एआई बेस्ड सिस्टम्स में यूज किया जाता है। और अगर आप एआई इंजीनियरिंग में सीरियस हो तो सिर्फ सिंपल रैग बना के मत रुकिए, इन एडवांस पैटर्न्स जैसे एजेंटिक या ग्राफ रैग को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए। तो अगर आपको इस वीडियो से इतनी सी भी वैल्यू मिली हो तो लाइक जरूर करिएगा और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इन 10 पैटर्न्स में से आप सबसे पहले कौन सा पैटर्न ट्राई करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मैं हर हफ्ते ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय।